कुर्सी पे चल रहा है आज लौटा नहीं कर रहा है पूरे दिन के पर नहीं क्या Good morning, everybody. Good morning, sir. बेटा आज हम लोग रोबोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली बार हम लोगों ने चैटबॉट के बारे में पढ़ा था। आज हम रोबोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप देख लीजिए तो ये चीजें पढ़नी इसलिए पढ़ रही हैं क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ एआई के बारे में अगर बात करें तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं एआई के, जिनको हमको कहाँ पे हम एआई का एप्लीकेशन करेंगे इसके बारे में देखना होगा। एक मूवी आई थी रियल स्टील के नाम से, आप लोगों ने किसी ने देखी है? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उसमें काफी इंटरेस्टिंगली रोबोट्स के बारे में ही पूरी मूवी है। और आप लोगों ने कई जगह पे देखा होगा, जैसे एक सोफिया रोबोट बनी हुई है। Yes, sir. तो इस तरह से कई बोट्स हैं जो आजकल रियल लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं। दूसरा, रोबोट्स के एप्लीकेशन अलग अलग जगह पे होने लगे हैं। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रोबोट्स कहाँ पे यूज होते हैं? रोबोट्स आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यूज होते हैं। जो आप इतनी बड़ी बड़ी कार्स देखते हैं असेंबल होती हैं, ये कार्स असेंबल जो है कोई इंसान नहीं करता है, दे आर डन विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स। तो जितनी भी चीजें हैं आपकी बेसिकली जो मैकेनाइज है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जिसमें कोई आपको स्पेशलिटी नहीं ऐड करनी है, जिसमें जितनी चीजें हैं वो प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्कआउट करना है, वहां पे बेसिकली हम लोग रोबोटिक्स का यूज करते हैं। रोबोटिक्स का मतलब हुआ रोबस्टिक डिवाइस। रोबस्टिक का मतलब जो वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी कर सकता है, उसको कहते हैं कि रोबोट्स। तो रोबोट्स के बारे में अगर बात करें तो रोबोट्स जरूरी नहीं कि ह्यूमन बीइंग की तरह होते हैं। जो ह्यूमन बीइंग की तरह रोबोट्स होते हैं वो ह्यूमनॉइड्स कहलाते हैं। तो आपने एंड्रॉइड में भी देखा होगा, एक बोर्ड बना रहता है। एंड्रॉइड का आपने कभी लोगो देखा है? Yes, sir. Green color का. हाँ, तो बेसिकली जहां पर हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी चीजें हो वो मैकेनाइज हो और रिपीटिशन ऑफ सर्टेन स्टेप्स हो बार बार, वहां पे हम उसको कहते हैं कि हम यहाँ पर रोबोटिक्स एक्टिविटीज को परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो अगर देखें तो रोबोट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सेक्टर। मान लीजिए आप इस समय कॉलेज में होते तो यहाँ पे एक रोबोटिक्स सेल है जिसे रोबोट्स कहते हैं। तो आप लोग उसमें रोबोट्स को बनाना भी सीखते कि रोबोट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि रोबोट्स ना तो कंप्यूटर की फील्ड है ना खाली मैकेनिकल की फील्ड है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें कुछ आपके सिविल के सिद्धांत भी लगते हैं, कुछ मैकेनिकल के सिद्धांत भी लगते हैं। हाँ, इनको प्रोग्राम करने के लिए थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग भी लगती है। तो इस तरीके से मिलाकर टोटल अगर मिलाया जाए तो रोबोटिक्स आपकी एक इंटरडिसिप्लिनरी सेक्टर बन जाएगा, जिसमें हम साइंस, इंजीनियरिंग, जैसे फिजिक्स का पुली होता है, पुली आपने पढ़ा होगा, पुली और फलक्रम वाले चैप्टर पढ़े होंगे, है ना बेटा? तो यहाँ पे भी आपका जो हैंड मूवमेंट होता है, जॉइंट मूवमेंट होता है बोर्ड का, वो करने के लिए आपको बेसिकली
इन्हीं सब चीजों का यूज करना पड़ता है, जो आपके पुली फंक्शंस होते हैं, फलक्रम फंक्शंस होते हैं, इन सब का यूज करना पड़ता है। तो यही चीजों को मिलाकर आपका पूरा एक रोबोट ब्रांच क्रिएट होती है। तो इसीलिए रोबोटिक्स इज नॉट एन इंजीनियरिंग ब्रांच, ये किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं है। इसमें अगर आप देखिए तो कहीं आपको वेल्डिंग करनी पड़ सकती है, कहीं आपको सोल्डरिंग करनी पड़ सकती है, कहीं सर्किट्स बनाने पड़ सकते हैं। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। क्लियर है बेटा इतनी बात? यस सर। तो अगर देखें तो रोबोटिक्स की एक डेफिनेशन क्या है? रोबोटिक्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दैट produces machines that are called robots that substitute any human actions. सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ? रेप्लीकेट करते हैं, रिजेंबल करते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग अगर होता तो भी ऐसे ही काम करता। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हम लोग कंप्यूटर्स में पार्ट यूज करते हैं, या कार में जो आजकल पार्ट यूज होते हैं, आजकल कार जो आपकी बनने लगी है वो आपने देखा होगा सर्किटरी बेस बनने लगी। कार्स में अगर कोई सेंसर बेस होने लगी, कार में अगर कोई फॉल्ट आपको डिटेक्ट करनी होती है तो लोग लैपटॉप अटैच करते हैं और वो बता देता है कि कहाँ पे फॉल्ट अकर हो रही है। तो अगर आप इस तरह देखिए तो एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच पे वर्कआउट हो रहा है। तो जो ह्यूमन बीइंग करता, उसी को जब हम मैकेनाइज्ड वे में रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि वी आर यूजिंग अ रोबोट। तो दिस टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसेस और इसका स्कोप आपका लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले कभी भी हम रोबोट्स के बारे में अभी भी बात करते हैं तो आपको एक मैकेनिकल मूवमेंट के साथ काम करता हुआ कोई मशीन दिखाई पड़ेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे रोबोट्स उसी तरीके से काम करें। कुछ रोबोट्स जो है आपके एक मशीन हो सकते हैं, एक कियोस्क हो सकता है जो आपको काम कर रहा हो। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए इस टेक्नोलॉजी का जो यूज किया गया है, जहां पे 90% आपको रोबोट्स मिल जाएंगे, दैट इज फाउंड इन द असेंबलिंग ऑफ कार्स इन ऑटोमोटिव फैक्ट्रीज। क्योंकि कार में कई सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें काफी ह्यूमन वर्क लगता था, काफी ह्यूमन पावर लगती थी। उस ह्यूमन पावर को रिड्यूस करके लोगों ने मैकेनाइज पावर को यूज करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर रोबोट्स हो, अगर ह्यूमन होंगे तो हो सकता है एरर हो जाए, क्योंकि ह्यूमन इक्वल टू एरर। लेकिन जब हम मशीनाइज या मैकेनाइज वे में काम कर रहे हैं तो वो एरर अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, वो रिड्यूस हो जाती है। तो जहां जहां पे ह्यूमन बीइंग होते हैं माना जाता है कि वहां पे एरर अकर हो सकती है, क्योंकि हम लोग के जो फिजिकल ट्रेड्स हैं वो ट्रेड्स आपके मशीन्स पे वर्कआउट नहीं करते हैं। तो जो आपके रोबोट्स ऑटोमेटिव फैक्ट्री में किए जाते हैं, ये ज्यादातर मैकेनिकल आर्म्ड टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे वेल्डिंग करना है, कहीं पे स्क्रू टाइट करना है, या किसी पार्ट को उठा के दूसरे पार्ट तक पहुंचाना है, उसके पार्ट को असेंबल करना है। क्योंकि नॉर्मली देखिए जो कार की असेंबलिंग है, वो जो बॉडी के लिए जो स्टील है या जो एलॉय है वो कहीं और किसी और कंपनी से आता है, जो आपके ग्लासेस हैं, शीशे हैं, वो कहीं और से आते हैं, जो आपके टायर्स हैं वो कहीं और से आते हैं। आपके इंजन को भी बनाने के लिए उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स को जो है असेंबल करना पड़ता है। तो अगर आप टोटल देखिए तो तमाम सारी चीजों को असेंबल करके हम एक कार को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। अब यहीं पे अगर ह्यूमन पावर लगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। हो सकता है किसी नट को ज्यादा टाइट कर दिया जाए, किसी नट को हल्का छोड़ दिया जाए, डिपेंड करेगा उस समय परिस्थितियां क्या हो रही हैं। तो इस तरीके से आपका ह्यूमन की वजह से हो सकता है कोई ओवरवेल्ड हो जाए, कोई अंडरवेल्ड रह जाए, वेल्डिंग हो जाए। क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। तो इस सब को रिड्यूस करने के लिए हम लोग बेसिकली
रोबोटिक्स का यूज करते हैं। आपने देखा होगा आजकल वेबसाइट में भी रोबोटिक्स यूज करना शुरू कर दिए। वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन पूछें, कोई आंसर पूछें, तो रोबोटिक्स उसका जवाब दे। ह्यूमन बीइंग को नहीं चाहते कि उसका जवाब दे। जो आपने चैटबॉट भी पढ़ा था, तो आखिर में बोट आ रहा है, यानी ऐसा प्री डिफाइंड फंक्शंस या प्री डिफाइंड फंक्शंस जो प्रीएम्प्ट करके यूज किए जा सके, उन्हें हम कहते हैं चैटबॉट और या रोबोट। अब अगर हम देखें तो जो रोबोटिक्स है वो काफी एक्सपैंड कर गई है। आपने ड्रोन्स का नाम सुना होगा, सेल्फ डिटेक्टिंग डिवाइसेस का नाम सुना होगा, आपने आर्मी में देखा होगा तमाम जगहों पे बोट्स का यूज करते हैं जहां ह्यूमन बीइंग को यूज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे फॉरेस्ट में फायर फाइटिंग में हम लोग बेसिकली रोबोट्स का यूज कर लेते हैं, अगर इंसान जाए तो उनको डैमेज ज्यादा हो सकता है। या कहीं पे माइन है, लैंड माइन्स लगी हैं, उनको डिटेक्ट करना या बॉम्ब को डिस्पोज करना, इस तरीके की सारी चीजों के लिए हम लोग रोबोटिक्स का यूज आजकल करना शुरू कर दिए। तो अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो ह्यूमन वर्ल्ड है उसके साथ साथ हम रोबोटिक्स वर्ल्ड्स को भी इन्वॉल्व करते चले जा रहे हैं। क्लियर है बेटा? अब यहाँ Yes, sir. प्रॉब्लम क्या आएगी, जो हम लोगों ने एथिक्स में पढ़ा था, उसके बारे में भी ये था कि रोबोटिक्स में एथिकल चीजें क्या होती है। जैसे मान लीजिए कार आप ड्राइव कर रहे हैं, तो कार ने किसी एक्सीडेंट को कॉज कर दिया, तो वो कार पे किस पे आप फाइन लगाएंगे, किसको पनिश करेंगे? जो उसको ड्राइव कर रहा था, वो सेल्फ ड्रिवन थी, या आप उसको पनिश करेंगे कि जो उसको कंट्रोल कर रहा था? आप किसको पनिश करेंगे? तो नॉर्मली इस तरह की लॉ एनफोर्समेंट और की दिक्कतें अभी भी आ रही हैं। यहां तक कि अगर मान लीजिए कोई मेडिकल रोबोट है और उसकी वजह से सर्जरी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या किसी चीज को डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम आ जाती है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसके ऊपर अगर कोई पनिशमेंट होता है या ब्लेमिंग होती है, तो किस पे ब्लेम करेंगे आप? तो ये सारी चीजें आजकल रोबोट्स का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से एक कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। क्योंकि आपने ऑटो पायलट का नाम सुना होगा। अब ऑटो पायलट के दौरान अगर मान लीजिए प्लेन ऑटो पायलट मोड में था, उसके दौरान अगर कोई गलती हो जाती है, तो ब्लेम आप किसको करेंगे? पायलट को करेंगे? क्या आप उस प्रोग्राम को करेंगे, ऑटो पायलट प्रोग्राम को करेंगे? आप किसको ब्लेम करेंगे? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली यूज होते हैं, और इसीलिए आपने पढ़ा है जो है एआई में एथिक्स के बारे में, कि एआई में भी एक हम एथिकल चीजों को यूज करना शुरू कर रहे हैं। जो ह्यूमन लाइक प्रोसेस है, जहां पे ह्यूमन की को अगर मान लीजिए क्रेडेंशियलिटी देनी हो या हमको किसी को जज करना हो, तो वहां पे हम बेसिकली रोबोटिक्स का ना यूज करके ह्यूमन का ही यूज करें। जहां पे हम रोबोट यूज भी कर सकते हैं, वहां पे भी हम ह्यूमन बीइंग को इस्तेमाल करें। तो अगर देखें तो रोबोटिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ? उनके गुण। तो वैसे तो रोबोट्स कई टाइप के होते हैं, पर कुछ चीजें होती हैं जो हर रोबोट्स में कॉमन होती हैं। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मशीन को बोट कह रहे हैं, रोबोट कह रहे हैं, तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसे रोबोट्स ऑल कंसिस्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, यानी कोई भी रोबोट्स हो उसमें मैकेनिकल मूवमेंट होगा जरूर। मींस आपका कोई ना कोई मूवेबल पार्ट जरूर होगा जो मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा होगा। क्लियर है बेटा? The mechanical aspect of a robot help in completing task in the environment. हमने आपसे कहा था कि जब AI का यूज करते हैं तो AI में क्या होता है, रियल टाइम एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। रियल टाइम एक्शन का मतलब क्या, कि हमारे पास जो मशीन है
वो एनवायरनमेंट से किसी डेटा को कलेक्ट कर रही है और बेस्ड ऑन दैट डेटा कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करने जा रही है। ऐसे ही होता है ना। तो जो बाहर रियल वर्ल्ड हुआ इसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट, और इसी एनवायरनमेंट में हम वेरियस टास्क को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जैसे मार्स रोवर्स में आप देख लीजिए 2020 में जो आया था, इसमें व्हील्स यूज हुए थे। तो व्हील्स क्या करते थे, मूव करते थे। तो द मार्स 2020 rovers wheels are individually motorized and made of titanium tubing that help it firmly grip the harsh terrain of the red planet। अब यहाँ पे प्रियम्पशन लिया गया है, कोई रेड प्लेनेट पे गया नहीं है। हम कहीं की भी मौसम का पूर्वानुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे किस तरह का एनवायरनमेंट हमारे मशीन को मिलेगा। हम कंफर्मली नहीं कह रहे हैं कि इसी तरीके का एनवायरनमेंट उसको वहां पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखिए तो रोबोट्स आल्सो नीड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग एंड गेटिंग द पावर इन द मशीनरी। अब पावर है चाहिए तो या तो उनको लाइव करंट चाहिए होगा या बैटरी से करंट चाहिए होगा। तो जितने भी आपके बोट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से पावर को जरूर कंज्यूम करते हैं। मेनली आजकल सोलर बोट्स शुरू हुए हैं, जैसे मार्स रोवर था। मार्स रोवर में अगर आप कोई भी बैटरी भेज देंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि लंबे समय तक ऑपरेशन चाहिए। अगर स्पेस में देखें तो कौन सा ऐसा चीजें जो अबंडेंट में है, वो है सन एनर्जी। तो सन एनर्जी को कैप्चर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उसमें सोलर पैनल लगाए गए, जिन पैनल्स के थ्रू उसको पावर मिलती थी। तो पावर कोई भी बोट हो पावर यूज करेगा ही, उसमें पावर का इस्तेमाल होगा ही। तो इस तरीके से देखें तो हमारे पास तमाम सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे पावर का इस्तेमाल होना है। देखें तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोबोट्स में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी जरूर होती है। अब रोबोटिक्स में जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हुई, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है, किस लैंग्वेज में होती है। इसके तमाम सारे लैंग्वेजेस, जैसे हमने एआई में पढ़ा था, लिस्प होती है, प्रोलॉग होती हैं, आजकल पाइथन का आपने बहुत ज़्यादा यूज देखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली यूज होती हैं आपके रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए। मैंने आपको ग्रुप पे एक चीज शेयर की है, दैट इज अ लॉगिन काउंट। जो कल बात हो रही थी कि कहाँ कहाँ से कितने लॉगिन हुए हैं। जैसे आदित्य का स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है, ऋषभ है, हिमांशु मणि त्रिपाठी है, मोहम्मद आकिब है, कृष्णकांत है और सिद्धार्थ है। आपको ग्रुप पे मैसेज मिल गया होगा। इन बच्चों ने लॉगिन नहीं किया है शायद। हिमांशु बेटा आपने किया है? सर उसका दूसरी लिस्ट में 6 दिखा रहा था। सर मेरा सर 6 लॉगिन काउंट है सर मेरा। सर मेरा लॉगिन काउंट जो सर कल आपने सर भेजा था उसमें सर मेरा 6 है सर। क्योंकि एक अभी अभी जो है बेस्ट सर ने शेयर की है लिस्ट, मैंने वो आपको फॉरवर्ड कर दी एज इट इज, जैसे उन्होंने मुझे भेजी थी, आपको ग्रुप पे मिल गई होगी। सर कल वाली में तो सर मेरे साथ 6 थे सर मेरे। नहीं, अभी अभी जो आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट अभी क्लास लेते लेते आई है बेटा। अभी आपको शेयर किया है, आप देख लो उसको, फिर अभी मैं क्लास खत्म करके बात करता हूँ, ठीक है ना। और सर को भी इसमें मैं मैसेज डाल देता हूँ।
और फिर अगर कोई बात होगी तो मैं आपसे कहूँगा आप स्क्रीनशॉट जैसे आपने ज्योति को भेजा था वैसे आप सर को भेज दीजिएगा। सर वाली लिस्ट सर 0 लॉगिन वालों के लिए है। हाँ, मैं एक बार कंफर्म भी कर लेता हूँ कि सर को मैं मैसेज ही लिख रहा हूँ। हाँ, ये उन्हीं का है जिन्होंने जो है अभी तक के लॉगिन नहीं किया है। तो आप लोग देख लीजिए इसमें जितने लोगों को लग रहा है कि उनका नाम गलत आ गया है। जैसे एक तो हिमांशु कह रहे हैं, तो हिमांशु ने तो कल भेजा था अपना स्क्रीनशॉट, क्यों भेजा बेटा? हिमांशु आप लॉगिन करके आपका वहां पे काउंट दिखाता है ना, हिमांशु आपका इतना काउंट है। दिया है सर, मैंने भेजा है, देख लीजिए एक बार। अरे बेटा अब क्लास तो खत्म कर ले। सर व्हाट्सएप पर ही सर मैंने भेजा है। अरे मेरे भाई तुम सही कह रहे हो, लेकिन बात ये है ना कि चलो ठीक है, फिलहाल मैं अभी देख लेता हूँ और सर को भेज देता हूँ। सर आपने मेल देख लिया था ना? हाँ, वो मैंने उनको सेंड कर दिया है। इसके बाद सर कुछ लोग ने फोन ही नहीं किया आज, तो उन लोग का नाम है। एक सेकंड बेटा। और सुनो 6 वाली सीट के जो जगह उसमें नहीं परीक्षा में दरवाजा खोलना। फिलहाल अभी क्लास खत्म करके बेटा इसको बात करते हैं, ठीक है? तो आज जिनका नहीं है, जिनका और नाम जैसे सिद्धार्थ है, कृष्णकांत है ना, ये लोग है ना बेटा, तो इन लोगों को भी जो है अपना टाइम से लॉगिन कर लेंगे एक बार। नहीं सर, इन लोग का लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है। इन लोगों का लॉगिन नहीं हो पा रहा है ना, इन्होंने हमें लगता है कि उधर उससे कर दिया, दूसरे वाले पे किया है, इसी वजह से नहीं हुआ है शायद। क्यों कृष्णकांत बेटा, ऐसा ही हुआ है? नहीं हो रहा है इससे। वो दिन किए थे दोनों पे लॉगिन हो गया था, फिर बाद में जब कोई डाला तो नहीं हो रहा है। नहीं तो आपने इस पे वो फॉरगॉट पासवर्ड करके चेक किया? आप या फिर उसमें जो एप्लीकेशन है उसमें बता ईमेल गलत है। इनवैलिड दिखा रहा है। तो आपने किस ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म किस ईमेल आईडी से भरा था, वही ईमेल आईडी इसमें डाल लें आप। क्योंकि बाकी सब लोगों का काउंट तो हो गया, अभी शारिक का और जो है मित्रेश का नहीं हुआ होगा। उन लोगों ने रजिस्टर ही नहीं किया है। हाँ, तो वो भी जो है क्लास, वो मैंने सेंड कर दिया है, अभी सर से बात करता हूँ क्लास खत्म करने के बाद, क्योंकि आते ही क्लास अभी शुरू हो गया था। उसका 10 से 11 में बात करूंगा, ठीक है बेटा? 10 से 11 वाले में क्लास में नहीं लूंगा, इसी को अभी कंटिन्यू करके खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी बात हो रही है सम कैरेक्टरिस्टिक्स। 10 से 11 आप क्लास लेंगे ना सर? नहीं, नहीं लेंगे। अभी इसी को जो है 50 मिनट करके खत्म कर लेंगे।
तो अगर आप देखिए तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ी थी। पहला क्या है कि रोबोट्स में आपके मैकेनिकल आर्म्स जरूर होंगे, यानी मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन जरूर होगा। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट जरूर होंगे जहां से कंट्रोल और पावर दी जा रही होगी मशीनरी को। तीसरा क्या है, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग किसी ना किसी लेवल पे जरूर यूज की गई होगी। क्लियर है बेटा? यस सर। अब अगर हम रोबोटिक्स टाइप देखें तो पहला होता है प्री प्रोग्राम रोबोट्स। अच्छा हिमांशु बेटा, आपने प्रूटर.ai पे ही किया है ना ये? हिमांशु, हेलो हेलो हिमांशु सर, आपने प्रूटर.ai पे ही आप- किया है ना? आपने जो सर लिंक आपने सर भेजी थी, मैंने उस पर ही सर मैंने किया है। हाँ, आपको क्योंकि KMC 101 और KMC 201 दिखा रहा है इसमें। सर मैंने सही किया है ना? एक सेकंड बेटा। चलो अभी जो मैसेज आता है सर का मैं बताता हूँ आपको, तब तक पहले पढ़ लेते हैं। प्री प्रोग्राम रोबोट्स का मतलब क्या है? पहले से प्रोग्राम रोबोट। पहले से प्रोग्राम्ड रोबोट का मतलब क्या हुआ कि इनके लिए जो भी एनवायरनमेंट होगा वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा, यानी कोई ऐसी चीज नहीं आने वाली है जो नई हो या रियल लाइफ हो या रियल टाइम हो। ये क्या करेंगे, ये मोनोटोनस जॉब को ही करेंगे। मोनोटोनस जॉब का मतलब क्या होता है? एक ही तरह के काम को बार बार रिपीट करना। ठीक है बेटा? दूसरा रोबोट वुड बी, ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जैसे ऑटोमोटिव असेंबली लाइन है, वहां पे क्या करना है कि आर्म को किसी डोर को वेल्ड करना है या टायर्स को फिक्स करना है, तो उसके लिए बेसिकली आप प्री प्रोग्राम्ड रोबोट को यूज करते हैं। उसके लिए किसी और रोबोट्स की आपको मतलब जरूरत नहीं है कि जो रियल वर्ल्ड से सेंस करके एनवायरनमेंट को बार बार उठा रहा हूं। क्लियर है बेटा? दूसरे होते हैं ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड क्या होते हैं? जो ह्यूमन बीइंग को मिमिक कर रहे हो, जो ह्यूमन को रिजेंबल कर रहे हो। ये रोबोट्स जो है एक्टिविटीज के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे रनिंग है, जंपिंग है, या किसी ऑब्जेक्ट को कैरी करना है। अगर आप देखिए तो आजकल हम जो ह्यूमनॉइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोफिया नाम का एक रोबोट है जो बेसिकली आजकल यूज हो रहा है, या एटलस करके एक रोबोट है। तो ये सारे जो हैं आपके साथ आपको असिस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं कि ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग के साथ ह्यूमन एनवायरनमेंट में वर्कआउट कर पाए। तो इनको रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है और उसके बाद उसको वर्कआउट करना होता है। ये इस तरीके से नहीं चलते हैं कि आपके एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन नहीं ली और वैसे ही वर्कआउट करते गए। इसके बाद आता है ऑटोनोमस रोबोट। ऑटोनोमस रोबोट जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है विदाउट ऑफ ह्यूमन ऑपरेटर। ये ओपन एनवायरनमेंट के लिए वर्कआउट किए जाते हैं जहां पर ह्यूमन सुपरविजन की जरूरत नहीं है। जैसे मार्स रोवर है, मार्स रोवर के लिए हर समय ह्यूमन बीइंग्स की जरूरत नहीं है, वो मूव करता रहेगा और डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस एक्शन लेगा। दूसरा, जैसे आपने देखा होगा रूम में एक इन्होंने रूम्बा नाम का वैक्यूम क्लीनर बनाया है जो सेंसर्स का यूज करके रूम
को थरली मूव करते हुए क्लियर करता रहता है। तो उसको बताने की जरूरत नहीं है कहाँ पे डस्ट है कहाँ पे डस्ट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डस्ट को सेंस करेगा और उसको रिमूव कर देगा। तो ये ऑटोनोमस होता है जिनको पहले से प्रोग्राम है। दूसरा टेली ऑपरेटेड होते हैं। टेली ऑपरेटेड रोबोट्स आर कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। दे वर्क इन एक्सट्रीम ज्योग्राफिकल कंडीशन इन अ वेदर सर्कमस्टेंसेस। जैसे आपको सबमरीन के अंदर किसी अंडर वाटर पाइप की लीकेज को कंट्रोल करना हो तो आप उसके लिए जो है इस तरह के रोबोट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे बैटलफील्ड में लैंड माइंस को क्लियर करना हो तो वहां पे आप टेली ऑपरेटेड रोबोट्स का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे आपके यूसेज होते हैं कि आप कहाँ पर टेली ऑपरेटेड रोबोट्स का यूज कर सकते हैं। जो चौथी तरीके होते हैं वो ऑग्यूमेंटेड होते हैं। दे ये जो रोबोट्स होते हैं, जो ऑगमेंटिंग रोबोट्स होते हैं, ये ह्यूमन बॉडी के साथ यूज किए जाते हैं। इनके अंदर ह्यूमन कैपेबिलिटीज होती हैं और वो उस कैपेबिलिटी को की जगह यूज की जा सकती हैं, रिप्लेस कर सकती हैं जो ह्यूमन लॉस्ट कर चुका हो। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ की जो जॉइंट्स है कमजोर हो चुके हो तो वहां पे इस रोबोट्स का यूज करके हम उसको सर्जरी के थ्रू लिफ्ट कर सकते हैं हैवी वेट्स को, या नॉर्मल वेट्स को भी लिफ्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो रोबोटिक्स आर्म जो आजकल आपका सर्जरी के थ्रू यूज किया जाता है उसको ऑग्यूमेंटिंग रोबोट्स कहते हैं। यानी ऑग्यूमेंटिंग रोबोट्स हो गए जो ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर ही वर्कआउट कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही वर्कआउट कर रहे हैं। आजकल आपने आर्टिफिशियल हार्ट देखे होंगे, आर्टिफिशियल आपने लिम्स देखे होंगे, तो उनको बेसिकली हम लोग ऑग्यूमेंटेड रोबोट्स कहते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। अब इनका यूज कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? जैसे हमने पहले बताया था कि फॉरेस्ट में जब आग लगती है तो वहाँ ह्यूमन बीइंग का जाना खतरनाक होता है, तो वहाँ पे आप इन बोट्स का यूज कर सकते हो। अब जैसे खेतों में लोग काम करते थे वहां पे आप रोबोट्स का यूज कर सकते हो। सर्जिकल असिस्टेंस में यूज कर सकते हो। रोबोट्स को आप एल्डरली इंडिविजुअल्स के जो है देखभाल में यूज कर सकते हैं। किसी रोबोट को आप फूड पैकेज डिलीवरी या आप कुरियर सर्विस में यूज कर सकते हैं। ऑटोनोमस रोबोट्स को आप हाउस होल्ड सर्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं जो अपने आप डिटेक्ट करके वर्किंग करना शुरू कर सके। इसके अलावा आप किसी भी आइटम को कैरी आउट करना चाहते हैं या इकट्ठा करना चाहते हैं, जो हैवी आइटम्स है वहां लिफ्टिंग के लिए आप रोबोट्स का यूज कर सकते हो। सर्च और रेस्क्यू मिशन में आप यूज कर सकते हो जब नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, या लैंडमाइन डिटेक्शन में यूज कर सकते हो वॉर जोन के अंदर। और भी तमाम तरह के आपके यूसेस हैं। तो यूसेस आपके जो है कहीं पे भी हो सकते हैं, जहां पर ह्यूमन का यूज कर सकते हो वहां पे उसको रिप्लेस कर सकते हो रोबोट्स के थ्रू। अगर देखें डिटेल में तो मैन्युफैक्चरिंग में हम रोबोट्स का यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स को ह्यूमन के साथ यूज किया जाता है तो उनको कोबोट्स कहते हैं। कोबोट्स वो बोट्स होते हैं जो वर्क करते हैं अलोंग साइड ह्यूमन, यानी ह्यूमन सुपरविजन के अंदर वो वर्क करते हैं। वो करते क्या है, किसी भी चीज की एफिशिएंसी को टेस्ट करना, ये टेस्ट करना कि वो जो पार्ट लगाया गया है, वो जो हिस्सा लगाया गया है वो कितना सही है। हिमांशु बेटा आप जो है एक बार मेरे सर से बात कर लीजिए कॉल करके, उन्होंने कहा है। ठीक है सर हमें सर नहीं, हिमांशु मनी, हिमांशु मनी बेटा हो कि नहीं हो?
यस सर, है सर, बोलिए। यस सर। हम कह रहे हैं ब्रिज सर से बात कर लेना क्लास खत्म करने के बाद। ठीक है सर। तो फायदा क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स होती हैं उनकी कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है, वो थक सकते हैं। लेकिन जब आप बोर्ड्स का यूज कर रहे हो तो बोर्ड्स थकते नहीं है, तो आपका जो प्रोडक्शन होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो वहां पर हम ह्यूमन के साथ साथ बोर्ड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक मूवमेंट के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने के लिए हम लोग बोट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको खाना डिलीवर करना है, आदमी आएगा वो रोड के थ्रू आ सकता है। आपने देखा होगा आजकल ड्रोन फूड सप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपने एयर टैक्सी का नाम सुना होगा, उबर ने शुरू की है तमाम सारी, यहाँ नहीं शुरू की है, दुबई में शुरू की है। तो वहां पे आप बेसिकली रोबोट्स का यूज कर यहाँ सकते चालू हो गई सर, चंडीगढ़ में चलने लगी। हैं। एयर टैक्सी नहीं सर। यस सर, चालू हो गए सर। 1700 के 1800 रुपए हैं सर, 3 लोग बैठ सकते हैं उसमें। अच्छा भैया, ठीक है। तो इंडिया में इनॉग्रेशन पहले होता है, काम बाद में होता है। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन हमको भैया दुबई का मालूम था वहां शुरू होने वाली है। अब आपने बताया तो जब कभी चंडीगढ़ जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो हम भी एयर टैक्सी में बैठने की कोशिश करेंगे। अब वो बात अलग है, देखना ये है कि उनको लिफ्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हम लोग घर में यूज कर सकते हैं। घर में तो आप जानते हो कि कहाँ पे यूज हो सकता है, जो आपका डेली जो एक्टिविटी होती है घर में, जैसे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है या खाना बनाना है, तो वहां पे हम लोग रोबोट्स का यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बेटा? एक बार खरीद के ले आए फिर तो उसको सैलरी भी नहीं देनी है, आराम से काम कर रहा है, केवल चार्जिंग करनी है। इसके अलावा ट्रैवलिंग में आप यूज कर सकते हो। ट्रैवलिंग में कहाँ यूज कर सकते हो, जैसे ऑटोनोमस व्हीकल है, ये कोई व्हीकल जो है ड्राइव करने की आपको जरूरत नहीं, आपने डेस्टिनेशन डाल दिया, व्हीकल अपने आप ड्राइव होके वहां पर आपको लोकेट करके पहुंचा देगा। भाई आजकल आप देखते ही हो, गूगल मैप को देख के आप कहीं भी पहुंच सकते हो। तो इस तरह क्या करेंगे कि उनको ह्यूमन ऑपरेटेड व्हीकल की जरूरत नहीं है, बोट ऑपरेटेड व्हीकल होगा तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पहुंचा देगा, शॉर्टेस्ट टाइम जहां लग रहा होगा वहां से पहुंचा देगा। तमाम तरीके ऐसे आए हैं, जैसे आपने मॉरिसन गैराज का देखा है, टेस्ला है, फोर्ड है, वॉक्सवैगन है, BMW है। तो ये सारे कंपनीज हैं जो आजकल पायनियर हैं इन यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड दे आर फॉर नेविगेशन पर्पज, नेविगेशनल के लिए कि आपको किस तरीके से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पहुंचा दीजिए। इसके अलावा हेल्थ केयर में यूज कर सकते हैं। हेल्थ केयर का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे सर्जरी करनी है, जहाँ माइन्यूट सर्जरी करनी है या कोई ऐसी थेरेपी करनी है जो बेसिकली बोट्स के थ्रू हो सकती है। जैसे आजकल नैनो बोट्स का आपने यूज सुना होगा, वो इंजेक्ट कर दिए जाते हैं आपके वेन्स में और वेन्स के थ्रू वो ब्रेन में जाके ब्रेन की सर्जरी करके यूरिनल के थ्रू निकल भी जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो कई सारे हेल्थ केयर लोकेशंस में भी हम लोग रोबोट्स का यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली रोबोट्स के बारे में था। तो हम लोगों ने एक तरह से देखा हो तो एप्लीकेशंस एआई के तमाम सारे पढ़ लिए हैं, एक्टिविटीज हम लोगों ने कर ली हैं। अब कुछ थ्योरेटिकल चीजें बची हुई हैं, तो मैं ये पीपीटी और वो थ्योरेटिकल चीजें आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है बेटा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वी विल शेड्यूल ए क्लास आफ्टर योर पीरियड। क्लियर है बेटा? सर वही जो पीपीटी मतलब पहले से मैं वही वाला पूरा कोर्स है। नहीं पीपीटी बेटा अपडेट हो जाती है ना, तो अब मैं अपडेटेड पीपीटी आपको भेज दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना उसको, ठीक है। सर इम्पोर्टेंट अच्छा। क्वेश्चन बता दीजिए। पूरे कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहले तो ट्यूटोरियल क्वेश्चन जितने हैं ट्यूट के क्वेश्चंस वो जरूर देख लीजिएगा। ये ट्यूट आपके पास पांचों पहुंच गए? पांचों ट्यूट हैं आपके पास? यस सर। उसमें सारे क्वेश्चंस आप यस सर। पढ़ लीजिएगा।
प्री एंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप पीपीटी जरूर पढ़ लीजिएगा। पीपीटी पढ़ेंगे तो आप प्री एंड बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, फिर प्री एंड को देखने के बाद अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो हम प्री एंड के बाद भी हमारे पास टाइम रहेगा, क्योंकि 9 मार्च से आपके क्लासेस शुरू हो रहे हैं और 3 मार्च को इसका पेपर है ना बेटा। तो 3 से 9 के बीच में कुछ समय है, उसमें अगर आपको कुछ चीज लगेगी तो एक दिन हम 1 घंटे 2 घंटे की क्लास कैसे समय भी कर लेंगे और उसमें अपनी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बेटा? बाकी है बेटा? कल तो एक क्लास है ना? हाँ कल क्लास है, अगर क्लास करने की जरूरत पड़ेगी तो वी विल शो इट, अगर होता है, नहीं जरूरत पड़ेगी तो आप प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अब आपको प्रिपरेशन भी तो करना होगा कि नहीं करना है ये सब। यस सर। यस सर। सर कल लीव दे दीजिए सर, बाकी सर 3 तारीख के बाद शेड्यूल कर लेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि पहले पढ़ लो, अगर कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि अब खुद तुमको भी कुछ देखना है, क्योंकि जो तुमको लॉगिन मिला हुआ है अब खाली क्विज नहीं करना, उसमें भी देखो वो मिल रहे हैं आपको लेक्चर्स। नो सर, अभी नहीं आया। क्विज हमारे में नहीं शो हो रही है। है बेटा? एक क्विज नहीं शो हो असाइनमेंट रही है हमारे में। एक आया है। एक काम कर लेना आप, उसमें जो उसमें कॉन्टेक्ट अस नहीं है आपका, यस लॉगिन सर। के थ्रू, तो उस कॉन्टेक्ट अस पे एक मेल भेज दिएगा, सर काइंडली गिव द एक्सेस ऑफ द वीडियोस सो वी कैन प्रिपेयर द क्विज मोर थॉरली। कितने लेक्चर आएंगे सर वहाँ पे? उसमें देखो 40-42 होंगे लेक्चर, वो ज्यादा बाकी नहीं है, बाकी के लेक्चर है, अलग लेक्चर है? हैं? 10-15 मिनट के लेक्चर्स हैं बेटा, देख लो, क्योंकि हम लोगों को एक्सेस नहीं मिला हुआ है उसका। आपको वहां पे मेल करनी पड़ेगी, मेल करके आपको एक्सेस मिल जाएगा उसका, अगर अभी नहीं दिया है, क्योंकि जो है एग्जाम उसी पर बेस होकर आने वाला है, क्योंकि जब क्विजेज उस तरह से हो रही हैं तो एग्जाम भी उस तरह से होगा। क्लियर है बेटा? बल्कि बिना वो लेक्चर देखे काम नहीं चलेगा। हाँ वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो जो पेपर बना रहे हैं वो बना रहे हैं, पेपर में क्या दे रहे हैं वो बताएंगे। ठीक है बेटा? प्री एंड का आप बनाएंगे या वही बनाएंगे? अरे प्री एंड तो यार इंटरनल होता है, यस सर। होगा इसका अलग पेपर होगा कोई ना सर? जी। जो हम लोग क्विज मतलब दे रहे हैं वो तो अप्रैल में होगा ना? अब आप एक बात समझ लीजिए कि ये आपका जो पेपर है ये पहली बार आया हुआ है, Yes, sir. इससे पहले ना इसमें आज तक के कोई भी पेपर नहीं हुआ है। Yes, sir. मैं तो आप पिछली तो करना आपको इसका जो है सैंपल पेपर भी AKTU की साइट पे या किसी भी साइट पे नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक तो वो लेक्चर्स जिस समय डिलीवर हुए हैं वो डिलीवरी का टाइम ही गलत था, शुरुआत में होना चाहिए, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया, उसको हम कह नहीं कर सकते। अब जो हमारे हाथ में कंट्रोलिंग है वो ये है कि अब हमारे पास टाइम अभी है, प्लेंटी ऑफ टाइम है, अभी हम उसको भी रीड करके पढ़ सकते हैं, तो फिर जो भी उसमें आपको डाउट हो रहा होगा वो हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है ना मेरी बात? सर ये फाइन वाइन पड़ता है क्या अगर मान लीजिए टैब खोल के सब क्विज दे रहे हैं और दूसरा ऐप खोल लिए उसी के साथ? बेटा फाइन वाइन नहीं पड़ता है, UFM हो जाता है। मतलब हाँ UFM का मतलब होता है अनफ्लाइंग मशीन नहीं, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग मशीन नहीं, अनफेयर मींस, यानी आप नकल करते हुए, शुद्ध हिंदी में बोले तो नकल करते हुए पाए गए। और नकल अध्यादेश बीजेपी के राज में आप जानते ही हैं कि जेल होती है, इसमें जेल नहीं होती है, इसमें केवल उस सब्जेक्ट में 0 कर दिया जाता है और 1 बैक आ जाती है। तो मतलब सर इधर उधर नहीं कर सकते कुछ? क्यों करोगे भाई? अगर करना है तो इधर उधर करो ना, इधर ना करो ना। उधर तो तुम्हारे पास मोबाइल है ना, Yes, sir. तो उधर का मोबाइल का टैब कौन एक्सेस कर रहा है, तो इधर ही सब करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए एक अपने सिद्धांत लैपटॉप याद में कर सही रहा है। अकल प्लस नकल इज इक्वल टू सफल। Yes, sir. और तुम Yes, अकल sir. के साथ नकल के साथ अकल नहीं लगाओगे तो पकड़े जाओगे। वैसे सर पक्का कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन पक्की है कि नहीं? हाँ हाँ बहुत पक्की, जैसे
अभी 10वीं जो सरप्राइज हुई है जिसमें 5-5 नंबर लाए हैं, वो हमको सब मालूम है कहाँ से लाए हैं। अरे सर तो आ ही नहीं रहा था आंसर, तो क्या करते? हाँ, तो आंसर नहीं सर, आ करना भी तो था सर। नहीं, आंसर ना नहीं करते आता तब तो भी 0 डॉक्टर मिलता सर। बताए तो करना जरूरी है। अरे नहीं खाली आंसर आ रहा है तो कम से कम छोड़ने में एक अच्छा गलत नहीं ही लगता आंसर है। दे दो। तुम्हारी कम से कम ये तो नहीं पकड़ी जाएगी कि तुमने नकल किया है। 100% सही करने के चक्कर में 100% जो है रिजल्ट खराब हो जाता है। यस सर, नहीं मेरी बात। यस सर। फिलहाल भी जो है आप लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व करके मैं सर से बात कर लेता हूँ, उसको रिजॉल्व करता हूँ, फिर आपको इंटीमेट करता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।